कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन, द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास सभा और पूना सार्वजनिक सभा में से 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांगी वह है द पूना सार्वजनिक सभा। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे एस.एन. बनर्जी। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे एस.एन. बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से 1874 ईस्वी में बर्खास्त किया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में विलय हो गया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस था उस संगठन का नाम। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। यही कालक्रम है बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे रोसा मेहता। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की लंदन में, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। संस्थाओं का सही कालक्रम है बंग भाषक प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी के आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन के एस.एन. बनर्जी। इंडिया लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया सैयद अहमद खां। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की 1838 में हुई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की के.टी. तेलन, सेंट्रल मॉडर्न नेशनल एसोसिएशन सर सैयद अहमद अली, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रनाडे, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने और इसके संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। प्रथम अधिवेशन हुआ बम्बई में। पहले अध्यक्ष बने डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष बने सलीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता की प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था डफरिन ने। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में। दूसरे अधिवेशन की स्थापना की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। और दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 33। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने में 1889 में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति था विलियम डिग्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना,
देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों व समुदाय को एकत्रित करके उसमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से कभी संबद्ध नहीं रहे तो सर सैयद अहमद थे। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, लाला लाजपत राय। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता रही थी एनी बेसेंट रही थी, पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था तो कलकत्ता अधिवेशन 1917। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, जिसमें गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय ने कहा था, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसका कथन था? लॉर्ड कर्जन का कथन था। सुभाष चंद्र बोस जी का कथन था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की वकालत की थी वो थे सुभाष चंद्र बोस। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए तो महात्मा गांधी थे। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया एनसी केलकर और आईवी सेन को। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई, 1915। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी, नागपुर अधिवेशन 1920। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की नागपुर अधिवेशन में। सत्य कथन है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया और वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था। 1922 में गया कि इंडिया नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे? चित्तरंजन दास। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी एम के गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम है महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी बेलगांव अधिवेशन 1924। मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्ष बने 1919 में। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता बनी 1925 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष बने 1934 में। वहीं अबुल कलाम आजाद रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बने 1900। अधिवेशन हुआ था 1940 में, कानपुर अधिवेशन 1925, लखनऊ अधिवेशन 1916, बनारस अधिवेशन 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं के हल की कुंजी बताया तो लखनऊ अधिवेशन ने बताया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने।
जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस और भूपेंद्र नाथ बोस में से वह जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो वो थे अबुल कलाम आजाद। डॉक्टर एम. ए. अंसारी मद्रास अधिवेशन से जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन और सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़े। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद 1941 से 1946। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जनगण मन पहली बार गाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो वो अमृतसर अधिवेशन था 1919। कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थीं। 1898 का इटली अबिसीनिया युद्ध, चीन का बक्सर आंदोलन और आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन, रूस जापान युद्ध में जापान की विजय। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की राज पद्धति थी राजा वामपंथी आंदोलन। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ तो वो स्वदेशी आंदोलन था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। 1909 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी ने बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं था तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। बाकी सब जो कि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह ये तीनों क्या थे? ये तीनों उग्रपंथी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हुई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्मपंथियों से प्रभावाधीन आया। 1906 के बाद अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, एस.एन. बनर्जी से कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल में उग्रवादी थे बिपिन चंद्र पाल। राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था तो बाल गंगाधर तिलक को शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े नहीं थे तो लाला लाजपत राय जो है वो उदारवादियों से जुड़े नहीं थे, बाकी सब जुड़े हुए थे। लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु किसे माना था? मैजिनी को। उन्होंने मैजिनी, गिरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। इसके बारे में ये सब बातें हैं लाला लाजपत राय के बारे में। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों की वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था लाला लाजपत राय ने। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं थे तो बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है तो मैक्स मूलर। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित किया था। संवैधानिक साधनों एवं याचनाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से
स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति, यानी कि जैसे गणेश उत्सव बनाना, शिवाजी जयंती मनाना, तो इसलिए मुस्लिम लोग उग्रवादी आंदोलन के प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं हुए थे। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, तो ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायवादी नहीं थे। हाँ, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल जरूर किया था। भारत में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति पर्व का श्री गणेश किया था भारत में। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो शौकत अली थे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था वी.डी. सावरकर ने। 1905 में संगठन अभिनव भारत जिस कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर के बारे में सही कथन है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह को एक राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के चलते वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। आगे है, हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की 1925 में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतिननाथ मुखर्जी ने। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी टी मित्र ने। और वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों के जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वह था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो अनुशीलन समिति। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था वर्ष 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध है प्रफुल्ल चाकी से। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया, चित्तरंजन दास ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, तो शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो ये बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी को। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा नहीं है, तो भगत सिंह नहीं जुड़े हैं। सचिन नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद और ममतानाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा वह क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच गया था, तो चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड से जुड़े हुए थे और ये फांसी की सजा से बच गए थे। और कौन कौन था जो काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा हुआ था? तो अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत अली और एम.ए. अंसारी में से 1924 के कानपुर षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो एम.ए. अंसारी शामिल नहीं थे, बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी कानपुर षड्यंत्र से संबंधित थे। डरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, ये कहा था वाजिद अली शाह ने। आगे है,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 गठित की गई थी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से कम। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में थे भगत सिंह। सचिन सान्याल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया था चंद्रशेखर आजाद के कहने पर। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापित की थी सचिन सान्याल ने, लेकिन इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया था चंद्रशेखर आजाद ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। वह केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी सुनाई गई थी, लाहौर षड्यंत्र केस था। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में। लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु में से किसे फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, जबकि सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु जी को फांसी हो गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन से थे? अशफाक उल्लाह खां थे भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम। मुकदमों का सही क्रम है, सबसे पहले लाहौर मुकदमा हुआ, उसके बाद कानपुर, फिर काकोरी, मेरठ। लाहौर, कानपुर, काकोरी, मेरठ। हावड़ा षड्यंत्र केस हुआ था 1910 में। विक्टोरिया षड्यंत्र केस 1914 में। लाहौर षड्यंत्र केस 1919 में 16 में हुआ था, दूसरा 1930 में हुआ था। और काकोरी षड्यंत्र प्रकरण हुआ था 1925 में। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे अमीर चंद और रास बिहारी बोस, वहीं काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे अशफाक उल्लाह खां। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे जतिन दास। हावड़ा षड्यंत्र केस से संबंधित थे जतींद्रनाथ मुखर्जी, वहीं लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे मास्टर अमीचंद और अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे अरविंद घोष। मोहम्मद मुजफ्फर अहमद, एम.ए. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता में से जिस षड्यंत्र के लिए कैद में गए थे वह थे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस के लिए किस किस को कैद हुई थी? मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। अगला अगर हम देखें, प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था, किसने किया था चटगांव शस्त्रागार धावा? सूर्यसेन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित की गई थी। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी की सी.आर. दास। मित्र मेला नामक संगठन के संस्थापक थे वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के एस सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एस.एन. सान्याल। काकोरी षड्यंत्र से संबंधित थे राम प्रसाद बिस्मिल और जतिन दास संबंधित थे लाहौर षड्यंत्र से। जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाई गई थी वह था लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी वो है जतिन दास। जतिन दास की मृत्यु हुई भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई मुठभेड़ में, भगत सिंह को फांसी दी गई थी और कल्पना दत्त की मृत्यु हुई थी आजीवन कारावास के कारण। चटगांव शस्त्रागार आर्मरी रेड से संबंधित हैं कल्पना दत्त और कूका आंदोलन से गुरु राम सिंह। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए एक समिति का गठन हुआ था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु। रिवॉल्ट ग्रुप के संस्थापक थे सूर्यसेन, वहीं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक रहे थे चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौसेना नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे भगत सिंह। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन
पेट्रॉइट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे तो कौन कौन से थे? अभिनव भारत और अनुशीलन समिति जो थी ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष। आगे बढ़े। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी तो रामप्रसाद बिस्मिल थे। रामप्रसाद बिस्मिल की फांसी कहाँ हुई थी? गोरखपुर जेल में हुई थी। सचिन नाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद और गोपीनाथ साह में से वह क्रांतिकारी नेता जिसने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या की थी तो कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या गोपीनाथ शाह ने की थी। रोषा मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और विपिन चंद्र पाल में से उग्रवादी थे तो विपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल में से एक थे ये। शांति घोष, सुनीता चौधरी, वीना दास, कल्पना दत्त जोशी में से वह क्रांतिकारी महिला जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर को गोली चला दी थी तो वीना दास ने। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है ये कहा था भगत सिंह ने। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की बाल गंगाधर तिलक ने। अब भारत के बाहर की गतिविधियां देख लेते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी प्रारंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित की हुई थी 1905 में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। गदर आंदोलन की स्थापना की गई सोहन सिंह भाकना ने। गदर पार्टी के पहले सभापति हैं सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकतुल्ला, खुदीराम बोस में वह जो गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे तो खुदीराम बोस नहीं थे। वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी यूएसए में। गदर था भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी तो महेंद्र प्रताप थे। वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान जर्मनी के समर्थन से भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे तो अफगानिस्तान। भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं भीकाजी रुस्तम कामा। भारतीय क्रांतिकारियों की मां कौन कहलाती हैं? भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी कामा के संबंधित सही कथन है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया तो भीकाजी कामा ने। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में। वे व्यक्ति जिन्हें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह को। वह बात जो मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एसएन रॉय में समान थी। ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। कामाटा गारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरुदीप सिंह, वीडी सावरकर, सरदार भगत सिंह में से कामाटा गारू घटना से संबंधित था बाबा गुरुदीप सिंह। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि सबसे बाद में हुई बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन।
बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज बेजर। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, आर.एन. टैगोर, वी.जी. तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया वर्ष 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम थे बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित नहीं हुआ 1911 में। 1911 बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हो गया था 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने और स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व दिल्ली में किया था सर सैयद हैदर रजा ने। महिलाएं, कृषक, मुस्लिम, बुद्धिजीवी वर्ग में 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः कौन प्रभावित रहे थे? कृषक और मुसलमान। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, तो स्वदेशी आंदोलन 1905। स्वदेशी की भावना से ओत-प्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन है। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। अश्विनी कुमार दत्त ने बारीसाल में मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सत्य कथन है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन में बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया, ना ही वे शामिल हुए। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष था गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? दादा भाई नौरोजी ने। आगे है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर और सुधारक के सह संस्थापक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसने महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों के जीवनी काल में वर्णन किया है गोपाल कृष्ण गोखले का। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था वह था कलकत्ता अधिवेशन 1906। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में सत्य कथन है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था।
उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन है। वे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज, बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोफ्तार का आरंभ किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी। नरम दल गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। 1907 के भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर.बी. घोष। भारतीय कांग्रेस उदारवादियों और उग्रवादियों में विभाजित हुई। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 के में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। सूरत में वर्ष 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। ये 4 संकल्प थे: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर और कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों के विश्वास का अभाव। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खान में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगन लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का था। गलत है। कारण सही है, कथन सही है, कारण गलत है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सत्य कथन है। हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार के गठन करने वाले में से थे। वर्ष 1906 में लॉर्ड मिंटो में शिमला वर्ष 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापना हुई थी। कहाँ पर? आमिर अली की अध्यक्षता में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये कहा था W. हंटर ने। अब है मार्ली मिंटो सुधार। कब हुआ था मार्ली मिंटो बिल पारित? 1909 में। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि के में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया थी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। आगे बढ़े। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी क्या? कलकत्ता। वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई। वह जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था, लॉर्ड हार्डिंग पर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ष 1912 में भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन हुआ था। 1912 में
कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एन.सी. मजूमदार ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया पुनः के प्रमुख शिल्पी थे एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था बीजी तिलक ने। कांग्रेस ने वर्ष 1916 में के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया मुख्य दूरगामी परिणाम का निर्णय था मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल प्रदर्शित करता है 1916 से 1922। वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सत्य है। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे। होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया गया एनी बेसेंट ने। वर्ष 1916 में दो होम रूल लीग आंदोलन आरंभ की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। एनी बेसेंट संबद्ध मुख्यतः किससे संबद्ध रही थी एनी बेसेंट? गृह शासन आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम, टी.एस. ऑलकॉट में से होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं था, तो टी.एस. ऑलकॉट का योगदान नहीं था। सी.आर. दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजी तिलक में से होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, तो सी.आर. दास नहीं जुड़ा था। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल लीग के संबंध में सत्य है। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में रखी थी। तिलक ने होम रूल लीग महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त और आर. पाम दत्त में से फैबियन आंदोलन का सदस्य था, तो एनी बेसेंट फैबियन आंदोलन की सदस्य थी। एनी बेसेंट के संबंध में सही कथन है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार क्या बनी थी? अध्यक्षता बनी थी। वर्ष 1920 में वह संस्था जिसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा था, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? पोरबंदर के, राजकोट के और बंकानेर के। महात्मा गांधी ने जिस कॉलेज से पढ़ाई की थी वह है श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फॉर्म है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। एम के गांधी समर्थक थे, दार्शनिक अराजकतावाद थे। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से सही है। समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में से एक मार्क्सवादी। आगे बढ़े। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल को। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही कथन है सत्याग्रही का सत्र क्या है? अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया था आत्मनियंत्रण। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे 21 वर्ष तक। दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया, पीटर मारिट्सबर्ग, एम के गांधी ने भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वह था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद नगर के बाहर। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी से संबद्ध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में सबसे पुराना है फिनिक्स आश्रम। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसकी विशेषता थी नैतिकता, धर्म और मानवता। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ चंपारण में। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम है चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा और असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के बारे में सही कथन है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट के सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी ने कहा था उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक में उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय से। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदौली, खेड़ा सत्याग्रह में से जिसका नेतृत्व गांधी ने नहीं किया था, तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी ने नहीं किया था। गांधी जी के संदर्भ में सही कथन है जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, वाइकोम सत्याग्रह। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम के संबंध में सही कथन है। यह अस्पृश्यता एवं जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था 20 सितंबर 1920 को। गांधी के अनुयायी ए.के. सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, जे.वी. कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद में से वह जो पेशे से एक शिक्षक था, जे.वी. कृपलानी पेशे से शिक्षक थे। जी.डी. बिरला, जमनालाल बजाज, जे.आर.डी. टाटा, बालचंद्र हीराचंद उद्योगपतियों में से वह जो लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे और 1930 में जेल गए तो जमनालाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी महात्मा गांधी का निकट का सहयोगी है जमनालाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया, यरवदा जेल को। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी का कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वो सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने। जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था वह भारत में प्रथम